नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेल्फ मेडिकोस में। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में एल्डोस्टेरॉन के नॉर्मल फंक्शन को डिस्कस किए थे, तो आज हम इसके आगे बढ़ते हैं और देखेंगे डेफिशिएंसी ऑफ एल्डोस्टेरॉन। और फिर आज के ही वीडियो में हम देखेंगे इंक्रीज द लेवल ऑफ एल्डोस्टेरॉन इन द ब्लड, और फिर देखेंगे रास मैकेनिज्म को। तो चलिए बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हम डेफिशिएंसी ऑफ एल्डोस्टेरॉन को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सबसे पहले आप एल्डोस्टेरॉन के नॉर्मल फंक्शन को समझिए। उसके लिए आप पहला वाला वीडियो देखिए, जो हम पहले इसका वीडियो बनाए। आप एल्डोस्टेरॉन के फर्स्ट पार्ट का वीडियो देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, तो फिर ज़्यादा अच्छे से आप इस वीडियो को समझ पाइएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं एल्डोस्टेरॉन के नॉर्मल फंक्शन। जैसा कि हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या करता है, एल्डोस्टेरॉन पोटेशियम को बॉडी से रिमूव करता है या फिर एक्सक्रीट करता है, और सोडियम को ब्लड में रिटेन करता है या फिर रीगेन करता है, और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। ठीक है, यानी ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो चलिए अब डेफिशिएंसी को देखते हैं, यानी कि जब हमारे ब्लड में एल्डोस्टेरॉन का सिंथेसिस कम हो जाए, ट्रांसपोर्ट कम हो जाए, या फिर जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वहाँ पे सिक्रीशन ही कम हो जाए एल्डोस्टेरॉन का, तो इससे बॉडी में क्या इफेक्ट आएगा। तो देखिए, जब डेफिशिएंसी होगा एल्डोस्टेरॉन का, तो यहाँ पे इंक्रीज द K+ कंसंट्रेशन। जो K+ का कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी ब्लड में हमारा टॉक्सिसिटी बढ़ने लगेगा। एक्सेस K+ इज द टॉक्सिक्स फॉर द कार्डियक मसल। ठीक है दोस्तों, तो इंक्रीज द K+ कंसंट्रेशन इन द ब्लड और ECF। तो इससे क्या हो रहा है कि कार्डियक टॉक्सिसिटी, यानी कि कार्डियक टॉक्सिसिटी दैट मीन्स द कार्डियक मसल्स का डेथ होने का थ्रेट यहाँ पे बना हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस कंडीशन को बोलते हैं एराइटिमा। क्या बोलते हैं दोस्तों? एराइटिमा। एराइटिमा का मतलब होता है इरेगुलर हार्ट बीट। इरेगुलर हार्ट बीट होता है दोस्तों। इरेगुलर हार्ट बीट से मतलब यह क्या है, जो कार्डियक साइकिल है वो यहाँ पे मेंटेन नहीं हो पा रहा है, वो यहाँ पे अल्टर हो चुका है। किसकी वजह से दोस्तों? तो यहाँ पे एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ K+ की वजह से, जिससे क्या हो सकता है कि कार्डियक मसल का डेथ हो सकता है। ठीक है, और इससे फिर फाइनली इंडिविजुअल का डेथ ऑफ इंडिविजुअल इन सीवियर कंडीशन, और सीवियर कंडीशन में इंडिविजुअल का डेथ भी हो सकता है। अब देखते हैं हम सोडियम को। ठीक है, डिक्रीज ऑफ Na+ इन द ब्लड। अब एल्डोस्टेरॉन का डेफिशिएंसी है, तो इसमें क्या होगा कि सोडियम प्लस का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। तो सोडियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो फिर वाटर का भी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। तो लो री एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, क्योंकि सोडियम ही नहीं है तो वाटर कहाँ से री एब्जॉर्ब होगा। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं, जिससे कि क्या होगा कि ब्लड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम भी लो हो जाएगा, क्योंकि वाटर ही नहीं है ब्लड में। जैसे कि ब्लड प्रेशर लो होगा, और ब्लड प्रेशर लो होगा तो फिर ब्रेन का फंक्शन जो है, मेडुला का जो फंक्शन है वो धीरे धीरे स्लो पड़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि ड्यू टू इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स नॉट रीच एट द ब्रेन टिश्यू। जो हमारे ब्रेन का टिश्यू है, सेरिबेलम है, मेडुला है, सेरेब्रम है, और बहुत सारे मतलब जो भी ब्रेन के टिश्यू है वहाँ पे एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँच पा रहे हैं। क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ब्लड प्रेशर बहुत ही लो है। और ब्लड प्रेशर लो क्यों है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे ब्लड का वॉल्यूम ही लो है। ब्लड का वॉल्यूम लो क्यों है दोस्तों? क्योंकि ब्लड में वाटर ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो सकता है कि सीवियर कंडीशन में पर्सन का डेथ हो सकता है। जैसा कि आप देख चुके हैं कि दोनों केस में, यानी कि ब्लड में पोटेशियम का कंसंट्रेशन बढ़ने से सीवियर कंडीशन में डेथ हो सकता है, और ब्लड में सोडियम का कंसंट्रेशन कम होने से इसके सीवियर कंडीशन में भी डेथ हो सकता है। कैसा डेथ होगा दोस्तों? इसमें ब्रेन डेड होगा, यानी कि ब्रेन सबसे पहले डेथ होगा। अब बात करते हैं कि लो ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ द, देखिए यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन का डेफिशिएंसी होगा तो क्या होगा कि H+ का कंसंट्रेशन कम होगा, तो लेस H+ कंसंट्रेशन इन ब्लड। ब्लड में H+ का कंसंट्रेशन कम, यानी मोर pH ऑफ ब्लड। ब्लड का pH बढ़ेगा, दैट मीन्स ब्लड बिकम्स मोर बेसिक। तो ब्लड हमारा क्या हो जाएगा? मोर बेसिक होगा। तो ये हमारा था डेफिशिएंसी ऑफ द एल्डोस्टेरॉन। अब हम पढ़ते हैं इंक्रीज द एल्डोस्टेरॉन लेवल, यानी कि ब्लड में जब एल्डोस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या एबनॉर्मलिटी डेवलप हो सकता है। तो आप इसको ध्यान से एक बार देखिए। मोर री एब्जॉर्प्शन ऑफ K+, Na+ और वाटर। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब एल्डोस्टेरॉन का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा तो वाटर का
रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि यहाँ पे सोडियम ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो रहा है। सोडियम जहाँ जितना ज़्यादा होगा, वाटर उसके पीछे पीछे उतना ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होगा। तो जिससे क्या हो सकता है कि इंक्रीज द ब्लड ECF वॉल्यूम, यानी कि ब्लड का जो वॉल्यूम है, अमाउंट है, वो इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कि फिर ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो देखिए यहाँ पे जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो यहाँ पे दो इफेक्ट होता है, मतलब आपको दो चीज़ देखने के लिए मिलेगा। देयर आर टू थिंग आफ्टर द ब्लड प्रेशर इंक्रीज। दो जो बता रहे हैं आप उसको ध्यान से देखिए। पहला चीज़ तो ये है कि एक्सेस सिक्रीशन ऑफ साल्ट एंड वाटर फ्रॉम यूरिन, ठीक है। अब क्या हो कि ब्लड में ब्लड का प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा है। ब्लड का वॉल्यूम क्यों ज़्यादा हुआ? क्योंकि यहाँ पे सोडियम प्लस ज़्यादा रीएब्जॉर्ब हो चुका है, ठीक है। तो अब इसका कोई ना कोई बॉडी एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन डेवलप किया है कि जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो फिर उस टाइम क्या करना होगा। तो इस कंडीशन को दोस्तों हम बोलते हैं एल्डोस्टेरॉन एस्केप फेनोमेनन। क्या बोलते हैं दोस्तों? एल्डोस्टेरॉन एस्केप फेनोमेनन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, एल्डोस्टेरॉन एस्केप फेनोमेनन। देखिए क्या होता है इसमें कि इसमें होता है कि एक्सेस एक्सक्रीशन ऑफ साल्ट एंड वाटर फ्रॉम यूरिन। इसमें क्या होता है, जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उस टाइम ब्लड यूरिन में ज़्यादा से ज़्यादा वाटर और साल्ट का एक्सक्रीशन होने लगता है। इस फेनोमेनन को बोलते हैं प्रेशर डायूरेसिस। प्रेशर डायूरेसिस, प्रेशर डायूरेसिस, ठीक है दोस्तों। और अगला पॉइंट जो है, जो कि इसमें होता है कि सिक्रीशन ऑफ आर्टेरियल नेट्रेटिक फैक्टर, फिर ब्रेन न्यूट्रेटिक फैक्टर बाय द कार्डियक मसल्स। देखिए अब मेरी बात को सुनिए। ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज होता है तो यहाँ पे दो फेनोमेनन देखने के लिए मिल रहा है। एक तो प्रेशर डायूरेसिस, जिसमें कि एक्सेस एक्सक्रीशन ऑफ साल्ट एंड वाटर फ्रॉम द यूरिन, एंड सेकेंड थिंग इज सिक्रीशन ऑफ ANF एंड सिक्रीशन ऑफ BNF बाय द कार्डियक मसल्स। तो इन दोनों के कंबाइन इफेक्ट से यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम फ्रॉम द यूरिन एंड वाटर ऑल्सो। जिससे इन दोनों का जो कंबाइन इफेक्ट है, यानी कि प्रेशर डायूरेसिस और सिक्रीशन ऑफ ANF BNF, तो इस दोनों के कंबाइन इफेक्ट को हम बोलते हैं एल्डोस्टेरॉन एस्केप फेनोमेनन। आप दोस्तों एक बार फिर से समझिए कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ और यहाँ पे दो इफेक्ट, कंबाइन इफेक्ट हुआ। कौन कौन सा? एक तो होता है प्रेशर डायूरेसिस, जिसमें कि एक्सेस साल्ट और वाटर यूरिन से बाहर निकल रहे हैं, और दूसरा कि जो कार्डियक मसल है वो आर्टेरियल न्यूट्रिक फैक्टर और ब्रेन न्यूट्रिटिक फैक्टर रिलीज कर रही है, ठीक है। इन दोनों फेनोमेनन को क्या बोलते हैं? एल्डोस्टेरॉन एस्केप फेनोमेनन, ठीक है। और इससे क्या होता है? एल्डोस्टेरॉन एस्केप फेनोमेनन से इन दोनों के कंबाइन इफेक्ट से एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम फ्रॉम यूरिन एंड वाटर ऑल्सो। सोडियम का और वाटर का एक्सक्रीशन हो रहा है, कहाँ से? यूरिन के हेल्प से, ठीक है। सोडियम और वाटर का एक्सक्रीशन हो रहा है यूरिन के हेल्प से, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बॉडी से वाटर और सोडियम का लॉस हो रहा है। क्यों लॉस हो रहा है? क्योंकि हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया है। नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर और नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम, फिर हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो एल्डोस्टेरॉन की वजह से जो बढ़ गया था, अब वो नॉर्मल हो चुका है और उसका वॉल्यूम भी नॉर्मल हो चुका है। अब हम देखते हैं यहाँ पे मोर एक्सक्रीशन ऑफ K+। देखिए क्या होता है कि जब एल्डोस्टेरॉन का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा तो एल्डोस्टेरॉन का नॉर्मल फंक्शन क्या है? वो K+ आयन को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीट करता है, ठीक है। देखिए ये K+ जो आयन है इसका एक्सक्रीशन बॉडी से बढ़ जाएगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीट होगा K+, यानी कि एक लेवल तक हमारे बॉडी में K+ जो है टॉक्सिक नहीं होता है, यानी बॉडी का रिक्वायरमेंट होता है K+। तो जब बॉडी से एक्सेस K+ एक्सक्रीट हो जाएगा, यानी कि अब जितना रिक्वायरमेंट है उतना K+ अवेलेबल ही नहीं है बॉडी में, तो वहाँ पे क्या डेवलप होगा? हाइपोकैलेमिया। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हाइपोकैलेमिया, यानी कि K+ का डेफिशिएंसी होता है ब्लड में, उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोकैलेमिया। तो जिससे क्या होता है? मस्कुलर वीकनेस होता है। क्या होता है दोस्तों? मस्कुलर वीकनेस। अब हम पढ़ लिए इंक्रीज और डिक्रीज लेवल ऑफ द एल्डोस्टेरॉन। अब हम पढ़ते हैं रेगुलेशन ऑफ द मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, यानी कि जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स मेनली एल्डोस्टेरॉन है वो कैसे रेगुलेट होता है। तो इसके रेगुलेशन के लिए दोस्तों एक मैकेनिज्म डेवलप है, उस मैकेनिज्म को बोलते हैं रास मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? रास मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म का नाम क्या है? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। कौन सा मैकेनिज्म? रास मैकेनिज्म। तो देखिए इससे क्या होता है कि एल्डोस्टेरॉन का जो रेगुलेशन है वो होता है। वो कैसे होता है? तो बस आप यहाँ पे इसको
एक बार ध्यान से देखते जाइएगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि बॉडी में के प्लस का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है और जो सोडियम का कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होता है, जिससे कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या फिर ब्लड का वॉल्यूम भी डिक्रीज हो गया। ठीक है, यहाँ पे डिक्रीज हो गया। तो अब क्या होता है कि एक मैसेज आता है किसको, जेजी सेल्स को। जेजी सेल्स कहाँ प्रेजेंट है दोस्तों, नेफ्रॉन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जेजी अपैरेटस प्रेजेंट होता है। तो जेजी अपैरेटस जैसे ही ब्लड प्रेशर कम होता है तो एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको बोलते हैं रेनिन। कौन सा हार्मोन है दोस्तों, रेनिन। ठीक है, अब रेनिन क्या करता है कि लीवर रिलीज करता है एंजियोटेंसिन। ठीक है, तो लीवर जो एंजियोटेंसिन रिलीज किया है, रेनिन जेजी सेल से निकला और रेनिन क्या करता है कि एंजियोटेंसिन पहले से ब्लड में ऐसे घूमता रहता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन ऐसे ब्लड में घूम रहा है। ठीक है, तो जैसे ब्लड प्रेशर कम हुआ तो रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिन को तुरंत किस में कन्वर्ट कर देता है, एंजियोटेंसिनोजन 1 में। किस में कन्वर्ट करता है दोस्तों, एंजियोटेंसिनोजन 1 में। ठीक है, और एंजियोटेंसिनोजन 1 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिनोजन 2। किस एंजाइम की हेल्प से, वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि कौन रिलीज करता है, लंग्स रिलीज करता है। ठीक है, लंग्स यहाँ पे कौन सा एंजाइम रिलीज कर रहा है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE। और ये ACE क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन 1 को एंजियोटेंसिनोजन 2 में कन्वर्ट कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि एंजियोटेंसिनोजन 2 जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट किया। किस पे, एड्रिनल कॉर्टेक्स। और बोलता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से कि तुम एल्डोस्टेरॉन को सिक्रीट करो, एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन को बढ़ाओ। ठीक है, यानी जोना ग्लोमेरुलोसा जो सेल है, लेयर है, उससे एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन को बढ़ाओ। तो वो फिर किडनी पर जो एल्डोस्टेरॉन फिर वहाँ से रिलीज हुआ और किडनी पर एक्ट किया। और किडनी में मेनली क्या प्रेजेंट है दोस्तों, किडनी में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है। और नेफ्रॉन से फिर जो जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन से क्या किसका एक्सक्रीशन करेगा, के प्लस का एक्सक्रीशन करेगा और एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम और जो फिर रिटेंशन ऑफ वाटर। तो वाटर खुद ब खुद वहाँ पे एब्जॉर्ब होगा। तो वाटर जब एब्जॉर्ब होगा तो वापस से ब्लड वॉल्यूम क्या हो गया, मेंटेन हो गया। डिक्रीज द के प्लस कंसंट्रेशन और इंक्रीज द सोडियम कंसंट्रेशन। तो जैसा कि पहला आप देखे थे कि यहाँ पे पोटेशियम का कंसंट्रेशन बढ़ रहा था, सोडियम का कंसंट्रेशन कम हो रहा था, ब्लड प्रेशर कम हो रहा था। और अब यहाँ पे क्या हो चुका है, सब चीज़ नॉर्मल हो चुका है, यानी कि ब्लड वॉल्यूम मेंटेन हो चुका है, सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ चुका है और पोटेशियम का कंसंट्रेशन लो हो चुका है जितना होना चाहिए। तो ये फिर एक होता है फीडबैक मैकेनिज्म। यही फीडबैक मैकेनिज्म है जो कि फिर इसको इन्फॉर्मेशन देता है, यानी कि जब भी यहाँ पे कुछ भी चेंज आता है तो इसका फीडबैक मैकेनिज्म जो है यहाँ पे जाएगा और फिर इसको स्टिमुलेट करता है, जिससे कि फिर से जेजी अपैरेटस सेल वो रेनिन रिलीज करेगा। ठीक है, तो आप एक बार फिर से देख लीजिए रास मैकेनिज्म को। रास मैकेनिज्म में ब्लड प्रेशर कम हुआ, ब्लड प्रेशर लो होने से जेजी सेल से रेनिन रिलीज करता है और रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिनोजन 1 में कन्वर्ट करता है। और एंजियोटेंसिन कौन रिलीज करता है, लीवर। ठीक है, और एंजियोटेंसिन 1 जो है एंजियोटेंसिनोजन 2 में कन्वर्ट हुआ किसके हेल्प से, लंग्स के हेल्प से। लंग्स क्या रिलीज करता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स पर एक्ट करता है और बोलता है एल्डोस्टेरॉन को रिलीज करने के लिए। तो एल्डोस्टेरॉन रिलीज हो गया यहाँ पे। अब एल्डोस्टेरॉन जो है किडनी पर एक्ट किया और किडनी पर एक्ट किया और किडनी में क्या करेगा, जाके वहाँ पर नेफ्रॉन्स में जाके के प्लस का एक्सक्रीशन बढ़ा देगा, सोडियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा और वहाँ पे वाटर खुद ब खुद रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, जिससे कि हमारा ब्लड वॉल्यूम मेंटेन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एल्डोस्टेरॉन है वो उसका एक्शन कैसे होता है, एल्डोस्टेरॉन का एक्शन किस लेवल पे होता है। तो देखिए, एल्डोस्टेरॉन इज द स्टेरॉइड ग्रुप ऑफ हार्मोन, ये आपको पता है पहले से। सो इट रिसेप्टर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। इसका रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होगा दोस्तों, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, एल्डोस्टेरॉन एक्ट थ्रू द मैसेंजर mRNA। ये कैसे वर्क करता है एल्डोस्टेरॉन, ये पहले एल्डोस्टेरॉन जो है वो साइटोप्लाज्म जाएगा, अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा और रिसेप्टर और एल्डोस्टेरॉन दोनों मिलके न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे और वहाँ पे किस में कन्वर्ट होंगे, RNA में। और RNA से फिर वो बाहर निकल के आएंगे साइटोप्लाज्म में और उससे प्रोटीन सिंथेसिस होगा और वो प्रोटीन सिंथेसिस फिर वो एंजाइम बन जाएगा। तो इस मैकेनिज्म को हम स्टेप वाइज देखेंगे। देखिए, एल्डोस्टेरॉन एक्ट थ्रू मैसेंजर RNA यानी mRNA के थ्रू वर्क करता है। कैसे वर्क करता है, तो देखिए
एल्डोस्टेरॉन इज द लिपिड सोलुबल, इट डिफ्यूजेस रेडली इनटू साइटोप्लाज्म। एल्डोस्टेरॉन क्या है दोस्तों, एक लिपिड सोलुबल हार्मोन है। स्टेरॉइड क्या होता है, जनरली लिपिड सोलुबल होता है। तो देखिए सबसे पहले एल्डोस्टेरॉन ब्लड में एल्डोस्टेरॉन जो है वो सेल में इंटर करता है, सेल में इजीली इंटर कर जाता है। क्यों? क्योंकि वो लिपिड सोलुबल है और जो मेम्ब्रेन होता है सेल मेम्ब्रेन वो भी बाइलिपिड का लेयर होता है। तो अब एल्डोस्टेरॉन कंबाइन विद द रिसेप्टर, एल्डोस्टेरॉन का रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में एल्डोस्टेरॉन जो है वहाँ पे कंबाइन करता अपने रिसेप्टर से। अब एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर्स कॉम्प्लेक्स बन जाता है यहाँ पे। तो दिस कॉम्प्लेक्स डिफ्यूज इनटू न्यूक्लियस, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ये कहाँ डिफ्यूज कर गया, न्यूक्लियस के अंदर, वेयर इट बाइंड टू डीएनए। और ये किससे बाइंड करता है, जो ये रिसेप्टर है डीएनए से बाइंड करता है। और डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन होकर क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए। डीएनए में जब ट्रांसक्रिप्शन होता है दोस्तों क्या बनता है, आरएनए बनता है। तो कौन सा आरएनए, एमआरएनए मेनली यहाँ बन रहा है, ठीक है। दिस एमआरएनए बैक टू साइटोप्लाज्म, ये एमआरएनए वापस से साइटोप्लाज्म में आता है फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस अलोंग विद द राइबोसोम। राइबोसोम के साथ प्रोटीन सिंथेसिस होता है। देखिए प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है दोस्तों, साइटोप्लाज्म में होता है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए किस चीज का रिक्वायरमेंट होता है, राइबोसोम और एमआरएनए का, ठीक है। तो जो ये एमआरएनए बना है किससे, एल्डोस्टेरॉन से, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स से जो एमआरएनए बना है वो वापस से राइबोसोम के साथ अटैच होगा और प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो मोस्ट ऑफ द सिंथेसाइज प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ द एंजाइम, और ये एंजाइम के फॉर्म में प्रिपेयर हो गया, सिंथेसिस हो गया एल्डोस्टेरॉन। अब ये इसको जहां पे जरूरत होगा वहां पे जाकर एक्ट करेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको पूरा अच्छे से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स दोनों वीडियो में समझ में आ गया होगा। थैंक यू दोस्तों।